आज का जो हमारा टॉपिक है वो सबसे पहले है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर पढ़ेंगे आज हम? इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट का क्या मतलब होता है? इजाफा। डिक्रीमेंट का कम होना। इंक्रीमेंट यानी इजाफा, डिक्रीमेंट यानी कम होना। ठीक है। इंक्रीमेंट का क्या मतलब होता है? इजाफा होना, और डिक्रीमेंट का घाटा यानी कि कम होना। ठीक है। यही ऑपरेटर है। अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर आपके पास होता है ये प्लस प्लस, और डिक्रीमेंट माइनस माइनस। इंक्रीमेंट ऑपरेटर कौन सा होता है? ये आपके पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। ठीक है। और ये आपके पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर है? डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। ये बेसिकली यूज होता है स्टेप्स गिनने के लिए। किस लिए यूज होता है? स्टेप्स गिनने के लिए। अगर आपको किसी वेरिएबल के नंबर में एक प्लस करना है तो आप कौन सा ऑपरेटर यूज करोगे? इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करोगे। और अगर आपको किसी वेरिएबल के नंबर में एक कम करना है तो आप कौन सा ऑपरेटर यूज करोगे? डिक्रीमेंट ऑपरेटर यानी माइनस माइनस का यूज करोगे। किसका? माइनस माइनस का यूज करोगे। अब यहां पर ये लगता है किसी न किसी नंबर के साथ। किसके साथ? नंबर के साथ। तो सर हम एक काम करते हैं, हम जो है ना नम नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं और उसके अंदर हम स्टोर करते हैं जीरो। क्या स्टोर करते हैं? जीरो। जीरो स्टोर किया। जीरो स्टोर करने के बाद अगर मैं नीचे आकर लिखूं नम प्लस प्लस, क्या लिखा मैंने? नम प्लस प्लस। नम प्लस प्लस का मतलब है कि नम में एक ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो? एक। देखो जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ये आपके पास इजाफा करता है प्लस वन का। किसका? और डिक्रीमेंट ऑपरेटर माइनस वन करता है। क्या करता है? माइनस वन। अब आप पूछोगे कि सर अगर हमें दो का इजाफा करना हो, तीन का, या कम करना हो, दो कम करने हो, तीन कम करने हो, तो वो भी हम लोग देखेंगे इसी वीडियो के अंदर। लेकिन जो सिर्फ ये ऑपरेटर है ये सिर्फ आपको प्लस वन जो है वो देता है, और आपको माइनस वन कौन देता है? डिक्रीमेंट ऑपरेटर देता है। तो अगर मैंने ये लिखा है नम प्लस प्लस, तो नम में क्या हो जाएगा? एक ऐड हो जाएगा। नम में क्या रखा हुआ था? जीरो। जीरो प्लस वन कितना हुआ? अब नम में क्या स्टोर्ड है? वन। बात समझ आई? अगर इसके बरक्स मैं यहाँ ये लिखता कि नम माइनस माइनस, क्या लिखता? अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी? जीरो आएगी। स्टेप बाय स्टेप देखो। मैंने नम जीरो रखा था, नम प्लस प्लस किया, नम की वैल्यू क्या हो गई? फिर मैंने नम माइनस माइनस कर दिया, नम में क्या रखा हुआ था पहले? वन। वन माइनस वन, जीरो। तो देखो ना, अंधे थोड़ी हो तुम। बिल्कुल। ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आपने जो है वो इसको देखना है। ठीक है। अभी इसकी टाइप्स में बात नहीं करते, अभी सिंपल हम इसको प्रिंट करके देखते हैं कि क्या होता है इससे। ठीक है। तो माइनस वन। फिर तो माइनस वन ही होगा ना। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग एक फोल्डर बना लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पर हम इसको ओपन कर लेते हैं वीएस कोड के अंदर। वीएस कोड में ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं एक फाइल बना लेता हूँ इंडेक्स डॉट एच नाम से। और इधर मैं खोल लेता हूँ स्क्रिप्ट का टैग। स्क्रिप्ट का टैग ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पर अगर बनाया एक काउंट नाम का वेरिएबल, और मैंने उसमें स्टोर किया जीरो। क्या स्टोर किया? जीरो। अब यहाँ पर मैं काउंट के अंदर एक का इजाफा करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? एक का इजाफा। तो यहाँ मैं क्या करूंगा? काउंट प्लस प्लस लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? काउंट प्लस प्लस। और अगर मैं काउंट साथ में प्रिंट भी करवाना चाहता हूँ तो मैं इसको किस में रखूंगा? लॉग के अंदर रखूंगा, या डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर रखूंगा। ऐसा ही है। ठीक है। तो मैं यहाँ क्या कर दिया मैंने? काउंट प्लस प्लस। अब मुझे एक बात बताओ कि यहां पर आपके पास प्रिंट क्या होगा? जीरो। अब नहीं, क्या सही तुम्हें पता चला क्या हुआ? ठीक है। अब यहां पर आपके पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की दो टाइप्स होती है। ठीक है। सबसे पहले होता है आपके पास प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अब देखो, इंक्रीमेंट के साथ लग रहा है वो चीज डिक्रीमेंट के साथ भी लगेगी। है ना? बस उसमें इजाफा हो रहा है, इसमें कम होगा। ठीक है। और पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। दो तरह के इंक्रीमेंट और दो तरह के डिक्रीमेंट होते हैं। एक प्री इंक्रीमेंट होता है, एक पोस्ट इंक्रीमेंट होता है। एक प्री डिक्रीमेंट होता है और एक पोस्ट डिक्रीमेंट होता है। ठीक है। अब प्री का क्या मतलब होता है? प्री का मतलब होता है पहले। क्या मतलब होता है? पहले। और पोस्ट यानी बाद में। पोस्ट यानी बाद में। देखो वो प्री बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं ना, उसको क्या कहते हैं?
बर्थडे आने से पहले जो सेलिब्रेशन की जाती है तो उसको हम प्री कहते हैं, पोस्ट यानी बाद में। ठीक है। तो इसी तरह आपके पास दो तरह के इंक्रीमेंट होते हैं। अब वो कहता है कि अगर आप प्री इंक्रीमेंट लगाते हो, क्या लगाते हो, प्री इंक्रीमेंट, तो पहले वैल्यू प्लस होगी फिर यूज होगी, क्या होगी, बात को समझ रहे हो, अगर प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करोगे तो पहले वैल्यू प्लस होगी और फिर यूज होगी। अगर पोस्ट यानी बाद में लगाते हो तो पहले वैल्यू यूज होगी फिर प्लस होगी। सेम फॉर डिक्रीमेंट, अगर प्री डिक्रीमेंट लगाते हो तो पहले वैल्यू माइनस होगी फिर यूज होगी। पोस्ट डिक्रीमेंट लगाते हो तो पहले वैल्यू यूज होगी, पोस्ट डिक्रीमेंट लगा रहे हो बाद में लगा रहे हो तो पहले यूज वैल्यू होगी फिर उसमें से माइनस होगी वैल्यू। अब यहाँ प्री और पोस्ट का अंदाजा आप कैसे लगाओगे, अगर जो आपका वेरिएबल है, जो काउंटर वेरिएबल है जिसमें आप काउंट स्टोर कर रहे हो अपने नंबर्स का, अगर तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर उसके बाद लगा है तो वो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। ये बाद में लगा हुआ है ना, इंक्रीमेंट ऑपरेटर काउंट के बाद में लगा हुआ है, ऐसे ही आगे लगा हुआ है। अगर ये पहले लगा होता तो ये कौन सा इंक्रीमेंट होता, प्री। अब मैंने आपको एक बात बताई, अगर पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर पहले वैल्यू यूज होगी फिर बाद में प्लस होगी ना, अभी इंक्रीमेंट की बात हो रही है। ठीक है, पहले वैल्यू यूज होगी फिर प्लस वन होगा, क्या होगा, प्लस वन। तो पहले वैल्यू अगर यूज हो गई तो अब आपके पास क्या प्रिंट होगा, पहले जीरो प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा, जीरो। अब यहां पर अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो तुम इसके बीच में बाउंड्री खींच लो। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम कंसोल लॉग को शुरू से पढ़ना शुरू करो तो पहले क्या आ रहा है, काउंट आ रहा है या इंक्रीमेंट ऑपरेटर आ रहा है, तो पहले काउंट प्रिंट होगा या पहले काउंट के अंदर प्लस वन होगा, पहले प्रिंट होगा क्योंकि काउंट पहले आ रहा है ना कि पहले इंक्रीमेंट हुआ। सही है। यही चीज अगर मैं इसके पीछे लगाता तो पहले अगर तुम इसको लाइन वाइज पढ़ते हुए जाओ, ठीक है, तो यहां पर पहले इंक्रीमेंट आ रहा है फिर बाद में काउंट की वैल्यू प्रिंट हो रही है। ये आपके पास कौन सा इंक्रीमेंट हुआ, प्री इंक्रीमेंट हुआ। और अगर बाद में लगाऊंगा तो पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा, हाँ भाई, पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा, पहले यूज होगी वैल्यू और उसके बाद इंक्रीमेंट होगा। और प्री इंक्रीमेंट में क्या होगा, पहले इजाफा होगा, पहले इंक्रीमेंट होगा वैल्यू के अंदर और फिर प्रिंट होगी वैल्यू। बात समझ आ रही है। तो यहां पर वो आपके पास जो वैल्यू यूज हो रही है और बाद के लिए रखी हुई है, देखो, अगर मैंने यहां पर लगाया था काउंट प्लस प्लस, क्या लगाया था, मैंने क्या लगाया था, काउंट प्लस प्लस। अब मैंने काउंट प्लस प्लस लगाया, मैंने कहा पहले काउंट की वैल्यू को यूज करो, क्या करो, यूज, उसके बाद क्या कर दो, इंक्रीमेंट कर दो। अब वो जो इंक्रीमेंटेड वैल्यू है, देखो यूज होगी तो तब भी क्या होगी, जीरो, क्योंकि पहले जीरो ही था बाद में इंक्रीमेंट हुआ। तो अब आपके पास जो इसमें दूसरी चीज आएगी वो आएगी मेमोरी, क्या आएगी, अब मेमोरी में क्या स्टोर होगा, वन, क्या स्टोर होगा, प्रिंट क्या होगा, प्रिंट क्या होगा, और मेमोरी में क्या स्टोर हो गया। अब ये नेक्स्ट स्टेटमेंट के लिए है। अगर तुम यहां आके नीचे सिर्फ और सिर्फ बिना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के काउंट को लॉग करो, अब मैंने कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं किया ना, यानी कि काउंट की जो नई वैल्यू होगी वो प्रिंट होनी चाहिए, ऐसे ही। तो लेट्स सी हम लोग यहाँ पर इसको रन करते हैं, तो पहली लाइन में क्या आना चाहिए भाई, दूसरे पे क्या आएगा, वन आएगा। तो आप देख सकते हो ये आपके पास कौन सा है, पोस्ट इंक्रीमेंट है। कौन सा है, पोस्ट इंक्रीमेंट। पहले वैल्यू प्रिंट होगी फिर इंक्रीमेंट होके मेमोरी में सेव हो जाएगी नेक्स्ट स्टेटमेंट के लिए, किसके लिए, अगर अगली दफा उसको यूज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें क्या मिला, प्रिंट क्या हुआ, वन, क्योंकि मेमोरी में क्या था, वन। ठीक है। अच्छा, इसी को हम लोग थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। अब यहां पर मैंने लगा दिया प्लस प्लस पहले, यानी कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया। अब मुझे एक बात बताओ कि इस लाइन में, लाइन नंबर 3 पे प्रिंट क्या होगा, प्रिंट क्या होगा, बस इतना बताओ, वन, क्यों, क्योंकि पहले इजाफा हुआ है बाद में वैल्यू यूज हुई है। पहले वन प्रिंट होगा, मेमोरी में भी क्या होगा, वन होगा, मेमोरी में भी क्या होगा, वन होगा। तो अगर मैं नेक्स्ट लाइन में काउंट को प्रिंट कर रहा हूं जब भी क्या होगा, वन ही पे होगा। तो यहां पर आप देखो दोनों में क्या आ रहा है, वन आ रहा है। बात समझ आई। सेम फॉर डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट भी करके देखते हैं। अगर मैं यहां पर माइनस माइनस कर दूं, क्या कर दिया मैंने, ये कौन सा डिक्रीमेंट लगाया है, प्री या पोस्ट, प्री है, पहले लगा हुआ है तो क्या है, प्री है, पहले वैल्यू माइनस होगी फिर प्रिंट होगी। अब यहां पर मुझे एक बात बताओ कि लाइन नंबर 3 पे प्रिंट क्या होगा,
-1। और मेमोरी में भी क्या होगा? -1। और नीचे भी क्या प्रिंट होगा? -1। यहाँ रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हो, है ना? अच्छा, अब यहाँ पर मैंने पोस्ट डिक्रीमेंट लगा दिया। क्या लगा दिया? पोस्ट डिक्रीमेंट। अब मुझे एक बात बताओ, इस लाइन में क्या प्रिंट होगा? 0। और मेमोरी में क्या जाएगा? -1। क्या जाएगा? -1। और प्रिंट नीचे क्या होगा? -1। तो यहाँ देख सकते हो 0 और -1। डन है। अब इस कोयल को बनाते हो थोड़ा इंटरेस्टिंग। यहाँ मैं लॉग लगाता हूँ, और लॉग लगाने के बाद मैंने यहाँ लिख दिया काउंट प्लस प्लस। ठीक है, रुको 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 रुको। फिलहाल के लिए डमी लिख दिया मैंने। तवज्जो फरमाएं सब। ठीक है, लाइन वाइज चलेंगे। पहली लाइन पढ़ी, काउंट में क्या स्टोर है? 20 स्टोर है। हमने यहाँ कौन सा इंक्रीमेंट यूज किया? इंक्रीमेंट की टाइप बोलो, पोस्ट इंक्रीमेंट, बाद वाला इंक्रीमेंट। मुझे एक बात बताओ, प्रिंट क्या होगा? 20 प्रिंट होगा। मेमोरी में क्या जाएगा? 21 चला गया। अब काउंट की वैल्यू क्या है मेमोरी में? अब अगली अगली लाइन के लिए क्या होगी वैल्यू? 21 होगी। अब यहाँ नीचे है, क्या प्रिंट होगा? 21 प्रिंट होगा। मेमोरी में भी क्या है? क्योंकि यहाँ पर कोई भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं लगाया। नीचे है, ये कौन सा डिक्रीमेंट लगा हुआ है? पोस्ट डिक्रीमेंट लगा हुआ है। पहले मेमोरी में वैल्यू क्या थी? क्या प्रिंट होगा इस लाइन में? 21 प्रिंट होगा। और मेमोरी में क्या जाएगा? 20 जाएगा। क्या जाएगा? 20 जाएगा। ठीक है। ठीक है, अच्छा, अब मेमोरी में क्या है? 20 है। यहां पर कौन सा डिक्रीमेंट यूज किया? प्री डिक्रीमेंट। प्रिंट क्या होगा? सॉरी सॉरी, एक लाइन रह गई। हमने प्री इंक्रीमेंट यूज किया। ठीक है, मैं नीचे चला गया था, सॉरी। ठीक है, हमने यहाँ कौन सी लाइन में यूज किया हुआ है? क्या यूज किया हुआ है? प्री इंक्रीमेंट। पहले इंक्रीमेंट होगा, फिर वैल्यू प्रिंट होगी, ऐसा ही है, यूज होगी। तो पहले मेमोरी में क्या था? 20। प्री इंक्रीमेंट हुआ, प्रिंट क्या होगा? 21 प्रिंट होगा। मेमोरी में भी क्या है? 21। ये कौन सा डिक्रीमेंट हो रहा है? प्री डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट। ठीक है। मेमोरी में क्या था? क्या प्रिंट होगा? 20 प्रिंट होगा। मेमोरी में भी क्या है? 20 है। ये कौन सा इंक्रीमेंट यूज किया हुआ है? पोस्ट इंक्रीमेंट यूज किया हुआ है। क्या प्रिंट होगा? 20। और मेमोरी में क्या जाएगा? 21 जाएगा। गुड। काउंट प्रिंट किया हुआ है, क्या प्रिंट होगा? और मेमोरी में भी क्या है? 21 है। कौन सा डिक्रीमेंट है ये? पोस्ट। पहले वैल्यू प्रिंट होगी या डिक्रीमेंट होगी? प्रिंट होगी। तो आपके पास क्या थी वैल्यू? क्या प्रिंट होगा? मेमोरी में क्या जाएगा? 20 जाएगा सर। ये कौन सा डिक्रीमेंट है? प्री। अब क्या प्रिंट होगा? 19। क्या प्रिंट होगा? 19। और मेमोरी में क्या जाएगा? 19 ही जाएगा। क्या जाएगा? और ये कौन सा इंक्रीमेंट है? पोस्ट है। अब क्या प्रिंट होगा? 19। और मेमोरी में क्या जाएगा? 20 जाएगा। ये कौन सा इंक्रीमेंट है? प्री इंक्रीमेंट है। प्रिंट क्या होगा? 21। मेमोरी में क्या जाएगा? 21 ही जाएगा सर। काउंट आखिर में क्या बचा? 21 एंड 21। बात समझ आई? ठीक है, ये करने का मकसद ऐसे कि इसमें दिमाग दिमाग जो है ना थोड़ा तेज चले, कि वैल्यू कैसे चेंज हो रही। हाँ। ठीक है, क्योंकि मुझे भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही, तुम लोगों को भी नहीं पड़ेगी जब प्रैक्टिस करोगे तो, है ना? यहाँ पर मैं लूप डॉट एच टी एम एल नाम की एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ पर मैंने स्क्रिप्ट का जो है वो एक टैग ओपन कर लिया। सबसे पहले
सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास लूप होता क्या है। ठीक है, जरा चलते हैं थोड़ा आर्टिकल्स वार्टिकल्स देखते हैं कि भाई लूप क्या होता है। वैसे आपको पता है लूप क्या होता है? लूप क्या है उर्दू में भी अगर इसका तर्जुमा करो, एक चीज जो बार बार दोहराई जाए वो क्या है? लूप है। क्या है? लूप है। इसी तरह आपके पास प्रोग्रामिंग में भी अगर आपको कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करनी है तो आप किसका यूज करोगे? लूप का यूज करोगे। अच्छा, यहां पर मैं एक लॉग लगाता हूं और उस लॉग के अंदर मैं अपना नाम लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर नाम लिख दिया। अब नाम को मैंने जो है वो मल्टीपल टाइम जो है वो यहाँ पर रिपीट कर लिया। कर लिया भाई। सर हमारा काम हो गया, मुझे जो है अपना नाम 10 बार प्रिंट करना था, मैंने कर दिया। ठीक है, ऐसा ही है ना? कंसोल लॉग लगाया 10 बार और 10 बार अपना नाम लिख दिया। चलो भाई, अगर हम इसको रन करेंगे तो आपको क्या आउटपुट देखने को मिलेगा? आपको लॉग में क्या देखने को मिलेगा? कितनी बार? 10 बार। आई थिंक ये 10 बार ही बनता है, खैर गिन लेंगे। ठीक है, ये मल्टीपल्स टाइम आपको ये देखने को मिल रहा है। अच्छा, अब आपको अगर क्लाइंट कहता है कि मुझे अपना पूरा नाम लिखना था, क्या लिखना था? पूरा नाम। अब आप क्या करोगे कि आप एक एक जगह पर जाओगे, यहाँ पर लिखोगे, फिर इसी चीज को आप कॉपी कर लोगे, चलो यहाँ पर पेस्ट कर दोगे, फिर यहाँ पेस्ट कर दोगे, फिर यहाँ पेस्ट कर दोगे। अब फॉर एग्जाम्पल ये तो 10 बार है, अगर वो चीज बार बार उसकी इंस्टेंसेस क्रिएट हुई हैं, बार बार वो चीज रिपीट हो रही है कोड के अंदर, तो आपके हर जगह चेंज करते फिर होगे। तो इसका हल हमने क्या ढूंढा था? इसका हल हमने ढूंढा था वेरिएबल। क्या ढूंढा था? वेरिएबल। हमने क्या किया था सर, हम लोग जो है वो एक वेरिएबल बना देते हैं नेम नाम का, और उसके अंदर हम अपना नाम स्टोर कर देते हैं। ऐसा ही है। और यहाँ पर हम लोगों ने फिर क्या कहा था कि अब आपका नाम जो है वो नेम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है, तो अब आप जिसको जितनी बार रिपीट करोगे वो नेम उतनी बार आपको यहाँ पर शो होगा। अब आपको अगर इसमें चेंजेस करना है, फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ तैयब प्रिंट करना था, तो आपने यहाँ से हटाया। अब जहां जहां नेम की यानी कि इस वेरिएबल की इंस्टेंसेस होंगी, वहां वहां ये वैल्यू अपडेट हो जाएगी। जाहिर सी बात है, अब डायरेक्टली तैयब तो प्रिंट नहीं किया ना, क्या प्रिंट किया? नेम। अब नेम में कुछ भी हो, भले से चेंज भी हो जाए, तो वो वहां पर आ जाएगा। अब यहाँ पर एक और मसला देखने को मिल रहा है कि 10 बार अगर मुझे अपना नाम प्रिंट करना है तो यहाँ पर मुझे 10 बार स्टेटमेंट लिखनी पड़ रही है कंसोल लॉग की। सर ऐसा कुछ हमें मिल जाए कि हम एक दफा लिखें और वो 10 बार रिपीट हो जाए? ऐसा ही है। अब इससे क्या होगा, मेरे कोड की जो है, जो आपका एग्जीक्यूशन टाइम है वो भी बढ़ेगा, आपकी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स भी बढ़ेंगी। ठीक है, और आपका प्रोसेसिंग टाइम भी स्लो हो जाएगा। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए हम प्रोग्रामिंग के अंदर यूज करते हैं लूप्स का। किसका यूज करते हैं? लूप्स का। अब लूप आपके पास क्या है, लूप की डेफिनेशन देख लो। लूप इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स। बात समझ आई? लूप क्या है? एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, यानी कि एक पीस ऑफ ब्लॉक जिसके अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स रखी हो, और आप उसको जितनी भी बार चाहो रिपीट करना आप रिपीट कर सकते हो, विदाउट रिपीटिंग द स्टेटमेंट। बात समझ रहे हो? विदाउट रिपीटिंग। देखो यहाँ तो हम स्टेटमेंट को रिपीट कर रहे हैं ना, कंसोल लॉग कंसोल लॉग। तो सर ऐसा कुछ हो जाए कि हमें स्टेटमेंट रिपीट ना करनी पड़े और हमारा काम भी हो जाए, तो इस चीज के लिए हम किसका यूज करते हैं? लूप का। ठीक है। अच्छा, अब मानो एक बंदा है वो यहाँ खड़ा है। ठीक है, ये ए पॉइंट है और वो गेट जो है वो बी पॉइंट है। ठीक है, लॉजिकली। अब उसको अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट पे चल के जाना है तो वो ऑन रिपीट अपनी जो पाँव है उनको चलाएगा, एक एक स्टेप करता हुआ वो बी पॉइंट पर पहुंच जाएगा। ऐसा ही वो लूप क्या कर रहा है अपने पास? अपने स्टेप्स, यानी कि वो कदम बढ़ा रहा है, वो बार बार एक ही काम कर रहा है ना, कदम बढ़ा रहा है, कदम बढ़ा रहा है, कदम बढ़ा रहा है, बार बार एक ही काम कर रहा है ऑन रिपीट। ठीक है, और वो अपने बी पॉइंट पर पहुंच गया। इसी तरह एक और मिसाल है, सबने वो तो काउंटर तो देखा होगा, तस्बीह वाला। ठीक है, वो जो उंगली में पहनते हैं जिसपे आप आजकल डिजिटल जो काउंटर है, वो भी आपके पास एक तरह की लूप की मिसाल है। ठीक है, और वो लूप की मिसाल कैसे? कि वो जो आपके पास काउंटर होता है उसके अंदर आप क्या गिनते हो? तस्बीह का काउंट गिनते हो कि मुझे तस्बीह कितनी बार पढ़नी है। तो सोचो, तस्बीह आपकी वो स्टेटमेंट है जो आपको नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करनी है, और वो काउंट आप किस में गिन रहे हो? उस डिजिटल क्लॉक के अंदर गिन रहे हो। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर तुम्हें एक तस्बीह या कोई भी कलमा 20 बार या 30 बार पढ़ना है, तो तुम ऑन रिपीट उसमें 1 से 30 तक एक एक करके 1 2 3 4 ऐसे पहुंच जाओगे 30 तक। तो तुम कितनी दफा वो स्टेटमेंट पढ़ोगे? 30 दफा। अब एक और तरीका हो सकता है सर। ठीक है, अब यहां पर देखो,
डायरेक्टली वो 1 से 30 तक तो नहीं जा रहा ना। अब बीच में वो एक एक का जंप करता हुआ आ रहा है, 1 से 2 पे जंप किया उसने, फिर वो स्टेटमेंट पढ़ी, फिर 3 पर जंप किया, फिर उसने दोबारा स्टेटमेंट पढ़ी, तो उसने कितनी दफा पढ़ ली? 3 दफा पढ़ ली। फिर चौथे पे जंप किया, एक दफा और पढ़ी। इसी तरह लूप भी आपके पास स्टेप वाइज चलता है। अब इसके अंदर आपको 3 चीजें पता थी, जब आप वो स्टेटमेंट यानी कलमा पढ़ रहे थे या कोई भी तस्वीर पढ़ रहे थे, उसमें आपको 3 चीजें पता थी। एक, आप शुरू कहाँ से करोगे? 1 से शुरू करोगे, 10 से शुरू करोगे, 0 से शुरू करोगे। स्टार्टिंग पॉइंट सबसे पहले लूप में क्या होता है? क्या होता है? सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए लूप चलाते हुए, वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है कि आपको शुरू लूप कहाँ से करना है। ठीक है। उसके बाद आपको खत्म कहाँ करना है? देखो आपको पता है ना कि भाई ये वाली तस्वीर जो आपने 40 मरतबा पढ़नी है, 220 मरतबा, जितनी भी मरतबा पढ़नी है, तो आपको उसका एंड काउंट पता है कि आपने कहाँ जाके रुकना है। तो इसी तरह लूप को भी आप बताओगे कि तुमने चलना है यहाँ से और इस काउंट पे जाके रुक जाना है। ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो दूसरी चीज होगी वो होगी एंडिंग पॉइंट। क्या होगा? एंडिंग पॉइंट आ गया। और तीसरा आपका स्टेप होगा। क्या होगा? स्टेप्स। अब स्टेप्स क्या है? बेसिकली स्टेप्स आपके पास देखो, स्टार्टिंग पॉइंट था, फॉर एग्जांपल आपने एक स्टेटमेंट जो है वो पढ़नी थी 20 बार, यानी एक तस्वीर आपको पढ़नी थी 20 बार। तस्वीर आपकी स्टेटमेंट है जो आपको 20 बार दोहरानी है। 20 बार देखो दोहरा रहे हो ना, ऑन लूप आप वो चीज कर रहे हो। तो आपको पता है, आपने काउंटर के अंदर गए, आपने 1 से शुरू किया, आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 1 है। और आपको पता है इसको आपने पढ़ना है 40 मरतबा, तो आपको पता है आपका एंडिंग पॉइंट क्या है? 40 है। क्या है? 40 है। अब एकदम 1 से 40 पे तो नहीं कूद जाओगे ना। अगर एकदम 1 से 40 पे कूद जाओगे तो आप 2 ही दफा पढ़ोगे, एक एक पर पढ़ोगे और एक सीधा 40 पर पढ़ोगे। तो स्टेटमेंट कितनी दफा पढ़ोगे तस्वीर? 2 दफा। लेकिन आप कैसे पढ़ते हो? एक से दूसरे 2 पे जाते हो, फिर 2 से 3 पे, 3 से 4 पे, इस तरह आप कहाँ जाके पहुंचते हो? 40 पे। तो आप उस चीज को 40 बार रिपीट कर पाते हो, या 50 बार रिपीट कर पाते हो, या 60 बार रिपीट कर पाते हो। सिमिलरली आपको लूप के अंदर स्टेप भी बताना होता है कि अगर मैं 1 से 40 तक लूप चला रहा हूं ऑन रिपीट, अगर मुझे एक स्टेटमेंट 40 बार रिपीट करनी है तो उसके स्टेप्स क्या होंगे। ठीक है। अब स्टेप जो है मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। अगर तुम्हें एक तस्वीर 40 तक पढ़नी है, तो एक ये भी हो सकता है कि तुम 1 से 40 तक जाओ, उस डिजिटल क्लॉक में 1 से 40 तक जाओ, लेकिन एक एक के स्टेप के साथ जाओ। दूसरा क्या हो सकता है? 1 से 80 तक जाओ, लेकिन दो दो के स्टेप के साथ जाओ। जब भी कितनी दफा पढ़ोगे? 40 बार पढ़ोगे। ऐसा ही है। तो ये अब आपके पास है कि आप स्टेप कितना रखते हो, एक का रखते हो, दो का। अभी हम लोगों ने स्टेप वाले जो ऑपरेटर है वो पढ़ा है, कौन सा है? स्टेप वाले ऑपरेटर पढ़े ना, जिससे स्टेप्स बनाते हैं हम अभी। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। हाँ ना, उससे स्टेप क्या है? देखो 1 से 2 हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है। क्या कर रहा था इंक्रीमेंट? 1 से 2, 2 से 3, जितनी बार लगाते जाओ। बात समझ आई? इस तरह से आपके पास लूप के 3 पैरामीटर्स होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, और आपको जंप। अभी अभी यूज केस आएगा। अभी बहुत सिंपल करके कॉन्सेप्ट समझो पहले। लूप का कॉन्सेप्ट, उसका सिंटैक्स, उसको चलाते कैसे, लिखते कैसे। यूज आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा, इसका बहुत मेजर यूज है। एरेस पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, उनका डेटा लोड करना लूप से एक साथ, वरना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास लूप में कितनी चीजें आपको पता चल गई? स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, और स्टेप कितना रखोगे आप उस इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू पे जाने पे, कितने का जंप करते हुए जाओगे। अब यहां पर उसको लूप का सिंटेक्स देखते हैं। अब यहां पर आपके पास टाइप्स ऑफ लूप कितने होते हैं ये देखते हैं। जो बेसिक टाइप्स ऑफ लूप आपके पास जावास्क्रिप्ट के अंदर हैं, वो सबसे पहले फॉर लूप। कौन सा है? फॉर लूप। दूसरा आपके पास वाइल लूप। ये सब ने, अगर किसी ने कंप्यूटर साइंस से मैट्रिक किया तो उसने ये देखे हुए होंगे। ऐसा ही है। ठीक है। और आपके पास तीसरा है डू वाइल लूप। ये बेसिक लूप है, ऐसा नहीं है कि इसके अलावा कोई लूप नहीं है, इसके अलावा भी है। वो जब हम ऑब्जेक्ट्स और एरेज पढ़ेंगे उनके साथ पढ़ेंगे, वो उनके लिए बने हुए। ठीक है। तो अभी बेसिक पे रहते हैं। आज सिर्फ हम फॉर लूप देखने वाले हैं कि भाई फॉर लूप कैसे काम करता है। तीनों ही लूप है, तीनों से एक जैसा काम किया जा सकता है, तीनों का सिंटेक्स और कुछ की डिफरेंसेस है तीनों में। और तीनों का लिखने का तरीका ऑलमोस्ट सेम है, बस कुछ चीजें आगे पीछे होती है। ठीक है। तो एक भी समझ आ गया तो बाकी भी आ जाएंगे। फॉर लूप लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप लिखते हो फॉर, जिस तरह इफ लिखते थे, इस तरह आप क्या लिखोगे? फॉर। फॉर के बाद आप लगाओगे राउंड ब्रैकेट और बॉडी। सही है। अब देखो इफ कैसे लिखते थे। अच्छा, इफ से इसको कंपेयर करवा रहा हूं, लेकिन इफ और लूप अलग अलग चीजें हैं। इफ कंडीशन मैच कराने के लिए होता है, लूप बार बार करने के लिए किसी काम को। ठीक है। अब आपको बताइए कि आप जब इफ करते थे तो इफ के पैरेंथेसिस में आप लिखते थे कंडीशन,
जिसके बिहाफ पर इन करली ब्रैकेट्स के बीच में मैं जो भी लिखूंगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर तो इफ के पैरेंथेसिस के बीच में ट्रू आता है, यानी कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होती है, तो इस करली ब्रैकेट यानी बॉडी के बीच में मैं जो भी स्टेटमेंट लिखूंगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, और फॉल्स आएगा तो नहीं होगी। ऐसा ही है। इसी तरह फॉर के पैरेंथेसिस में आप जो है वो फॉर के ये तीन पैरामीटर देते हो, उसका स्टार्टिंग पॉइंट, उसका एंडिंग पॉइंट, और उसका जंप कितना होगा उस बीच काउंटर के अंदर। ठीक है। इसके बिहाफ पर कौन सी स्टेटमेंट चलेगी वो आप किस में दोगे, करली ब्रैकेट्स में दोगे। किस में दोगे, करली ब्रैकेट्स। अब सबसे पहले इसको लिखने का तरीका देखो। अब यहां पर सबसे पहले आपके पास आता है स्टार्टिंग पॉइंट, क्या लिखोगे, स्टार्टिंग पॉइंट, फिर आप लगाओगे टर्मिनेटर, क्या लगाओगे अंदर ही, टर्मिनेटर, सेपरेट करने के लिए तीनों चीजों को। तो पहली चीज हो गई टर्मिनेटर लगाया, फिर आपने लिखा एंडिंग पॉइंट, क्या लिखोगे, तीसरी चीज क्या बची, स्टेप्स। और आप टर्मिनेटर लगा के फिर क्या लिखोगे, स्टेप्स लिख दोगे। तो कुछ इस तरह का इसका सिंटैक्स जो है वो यहाँ पर बनेगा। बात समझ आ रही है। अब यहाँ पर इसको देखते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट कैसे लिखेंगे और ये सारी चीजें। अब देखो वो जो आप डिजिटल क्लॉक के अंदर काउंटर देख रहे थे, तो आपका काउंट वो डिजिटल क्लॉक अपने पास स्टोर कर रहा था, जो आप बार बार देख पा रहे थे वो रिमेन रह रहा था ना। आप एक से दो पे जा रहे हो तो आपको दो दिख रहा है, दो से तीन पे जा रहे हो ऐसा तो नहीं ना एक ही दिख रहा है या जीरो ही दिख रहा है। तो हम उसके अंदर काउंट स्टोर कर रहे हैं, और डिजिटल क्लॉक के अंदर या वॉच के अंदर। अब हम प्रोग्रामिंग के अंदर अपनी चीजें किस में स्टोर करते हैं, अपना डेटा किस में स्टोर करते हैं, प्रोग्रामिंग के अंदर हम अपना डेटा किस में स्टोर करते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर हम अपना डेटा किस में स्टोर करते हैं, वेरिएबल्स के अंदर। किस में स्टोर करते हैं, वेरिएबल्स के अंदर। इसी तरह हमें एक वेरिएबल चाहिए होता है लूप के लिए, जिसके अंदर हम वो काउंट स्टोर करेंगे। तो सर हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर बनाते हैं एक वेरिएबल, क्या बनाते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल कैसे बनाते हैं, लेट कोई भी वेरिएबल का नाम, मैंने कहा काउंट रख दो, और उसको हमने इनिशियल वैल्यू दे दी जीरो, क्या दे दी, जीरो। ये आपका क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट आपने डिफाइन कर दिया। आपने कहा एक वेरिएबल बनाओ और उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, जीरो। ये वेरिएबल लूप का वेरिएबल है, किसका वेरिएबल है, क्या नाम है उस लूप के वेरिएबल का, काउंट। क्या नाम है, काउंट। काउंट की इनिशियल वैल्यू हमने क्या रखी, जीरो, यानी कि लूप चलेगा जीरो से, कहां से चलेगा, जीरो से। अब एंड का होगा। अब अगर तुम ये लिख देते हो कि सर एंड होगा 40 पे, नहीं नहीं डालना पड़ेगा, चलता रहेगा। ठीक है। अब यहां पर आपने अगर इस तरह कर दिया कि सर आपके पास काउंट जो है वो 40 तक चलेगा। अब यहां मैंने बीच में असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया है, कौन सा ऑपरेटर यूज किया है, असाइनमेंट। देखो तुम्हें 0 से 40 तक जाना है, कहां तक जाना है, 40 तक जाना है। अब मैंने क्या किया, उसको जीरो वैल्यू दी और डायरेक्ट 40 दे दी, डायरेक्ट 40 पे जाएगा ये। अब ये मसला है। अब इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए भाई तुम्हें 0 से लेके 40 तक चाहिए, लेकिन बीच के भी तो सारे नंबर चाहिए, ऐसा ही है। तो मैंने कहा जो आपका काउंट का वेरिएबल है वो डायरेक्ट 40 नहीं होगा, वो लेस देन इक्वल्स टू 40 होगा। यानी कि काउंट की जो वैल्यूज है वो 40 से कम भी हो सकती है और 40 भी हो सकती है। बात समझ आई। तो आपको यह पता होना चाहिए कि आप जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर एक वेरिएबल बनाओगे और उसको एक स्टार्टिंग वैल्यू दे दोगे। दूसरा, एंडिंग पॉइंट के अंदर आप बनाते हो कंडीशन कि काउंट, यानी कि लूप कब तक वैलिड रहेगा, जब तक कि काउंट की वैल्यू 40 से छोटी या 40 के बराबर है। ये आपके पास क्या होती है, कंडीशन होती है। एंडिंग पॉइंट क्या होता है, एंडिंग पॉइंट क्या होता है, कंडीशन होती है आपके पास कि आपका लूप, आपका जो लूप है वो कहाँ जाके रुक जाएगा, 40 के बाद लूप रुक जाएगा ना, खत्म हो जाएगा। अभी तुम्हें पता चले। और स्टेप्स के लिए आपको पता है भाई। अब मुझे एक बात बताओ, 0 से 40 तक जा रहे हो तो इजाफा करोगे या कम करोगे, इजाफा करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा ऑपरेटर यूज होगा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट होगा, इजाफा। 0 से 40 तक जाओगे तो बढ़ाते हुए जाओगे, कम करोगे, तुम बातें कर रहे हो उधर। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, लूप के वेरिएबल का नाम क्या है, काउंट है। तो मैं किस में इजाफा करूंगा, काउंट में। किस में इजाफा करूंगा, भाई मैंने बोला लूप को कि आप चलोगे कहां से, जीरो से। कहां से चलोगे, जीरो से। और कब तक चलते रहोगे, जब तक आपके अंदर जो वैल्यू है वो 40, 40 ना हो जाए या 41 ना हो जाए। 41 पे रुक जाएगा, 40 भी चलेगा, इक्वल्स किया हुआ है।
जाएगा ना, एक एक करके। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास जो भी स्टेटमेंट आप 40 बार प्रिंट कराना चाहते हो, मैंने लॉग के अंदर जो है ना हेलो लिख दिया। क्या लिख दिया? हेलो लिख दिया। अब यहाँ पर ये देखो, उसके बाद आपको फ्लो समझाता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपके पास हेलो जो है वो 41 टाइम्स चला। 41 टाइम्स क्यों चला? लूप तो 40 बार का लगाया था ना। हाँ, तो 40 तक जाएगा ना, 40 तक आना चाहिए ना। लूप कहाँ से शुरू हो रहा है? तो 1 से 40 तक 40 बार होगा ना। जीरो काउंट किया तो कितना हो गया? 41 हो गया। 0 से 40 तक कितनी वैल्यूज हो गई? है 41। ठीक है। तो आपके आपके पास ये लूप कितनी बार चला? 41। अगर इसको मैंने 40 बार करना है तो इनिशियल वैल्यू क्या रखूंगा? 1 रखूंगा। तो आपके पास देखो हेलो कितनी बार चला। अच्छा, ये कंसोल आपको इसी तरह दिखाएगा। ठीक है, कोई एक चीज आप प्रिंट कर रहे हो ना, तो वो आपको काउंट बता देता है इसका। अगर आप देखना चाहते हो तो आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे प्रिंट कर लो इसको। कितनी बार? 40 बार प्रिंट कर लो भाई। मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगाया और उसके अंदर मैंने लिख दिया हेलो, और साथ में मैंने एक BR भी लगा दिया, ताकि आपके पास लाइन ब्रेक हो जाए। तो आप यहाँ देख सकते हो कि आपके पास देख रहे हो हेलो कितनी बार प्रिंट हो गया? 40 बार प्रिंट हो गया। बात समझ रहे हो? कि एक दफा स्टेटमेंट लिखी और लूप ने उसे 40 बार चला दिया। कितनी बार चला दिया? 40 बार। अब आपके पास ये जो काउंट है, अब हमारे पास थोड़े टर्म्स भी देख लो। स्टार्टिंग पॉइंट को हम जो है वो प्रोग्रामिंग की टर्म में कहते हैं इनिशियलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इनिशियलाइजेशन। एंडिंग पॉइंट होती है हमारा एक्सप्रेशन या कंडीशन। क्या होता है? कंडीशन या एक्सप्रेशन। और स्टेप्स यानी कि जंप आपका कितना होगा, ये आपके पास जंप होता है, यानी कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। बात समझ आइए? अब यहां पर आपको बोर्ड पे मैं फ्लो समझा रहा हूँ, वो समझ लो ताकि आपको अच्छे से समझ। देखो यहां पर, अब यहां पर आप एक चीज यहां पर देखो कि अगर मैं इस BR को, इस स्टेटमेंट को हटा दूं और यहां पर मैं लॉग करा दूं। क्या लॉग करा दूं? मेरे लूप के वेरिएबल का नाम क्या है जिसमें मेरे लूप की काउंटिंग बन रही है? काउंट। क्या नाम है? काउंट। तो मैंने काउंट को क्या कर दिया इस लूप के अंदर? मैंने कहा काउंट के अंदर जो वैल्यू है उसी को प्रिंट कर दो। यहाँ है। यहाँ पर आने के बाद रिफ्रेश किया तो अब आपके पास, अच्छा हमने लॉग के अंदर लगाया, तो यहाँ आप देख सकते हो कि आपके पास 40 तक काउंटिंग आ रही है। आ रही है ना? ठीक है, तो आपके पास ये 40 तक काउंटिंग चल रही है। ऊपर के हम लोगों ने कुछ प्रिंट कराया हुआ है, इसको तो कमेंट करो। है? कहाँ लगी हुई है? बिला हो जा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोगों ने 40 तक प्रिंट कर लिया। अब अगर आप चाहते हो कि काउंट के साथ कोई स्टेटमेंट भी आ जाए तो आप इसमें ये भी कर सकते हो। एक काम करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हैं ताकि ज्यादा सही रहेगा वो। डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में सबसे पहले मैंने कहा जो भी काउंट में वैल्यू आ रही है यानी नंबर आ रहा है हर दफा, वो प्रिंट कर दो। और साथ साथ कॉमा लगा के मैंने कहा मेरा नाम प्रिंट कर दो। यानी कि इस दफा मेरे नाम के साथ नंबर भी आएगा हर स्टेटमेंट के साथ। तो यहाँ आप देख सकते हो। अच्छा, इसके साथ हम BR भी लगा लेते हैं ताकि ये आपके पास ब्रेक भी हो जाए। ये देख रो, हर दफा एक जम के बाद वो मेरा नाम रिपीट कर रहा है, यानी कि वो स्टेटमेंट रिपीट कर रहा है। बात समझ आ रही है किस तरह से लूप चल रहा है? हर एक जम के बाद दो होता है, फिर तीन होता है, तब भी वही काम करता है जो उसके कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा है। और कब तक करता रहेगा? जब तक कि कंडीशन ट्रू है। और लूप एक और लगाऊं? वो तो इधर पहले लगाना पड़ेगा ना। ठीक है। 1 तैयब प्रिंट हुआ, 2 तैयब प्रिंट हुआ, ये लूप के अंदर काउंटिंग चल रही है। और ये आपकी बात समझ आ गई? अब जितने का भी काउंट बोलूंगा वो बना लोगे? अच्छा, इतने तो जो तुम लोग जो है ना महान हो, किसी ने भी मुझसे सवाल नहीं पूछा जरा मैं इसको उल्टा चलाना है तो। चलो ये लो, डिक्रीमेंट कर दे। माइनस माइनस ले आया।
सही आ रहा है, सही जा रहा है। हाँ, नहीं है, अभी भी है। नहीं नहीं, ये जो ये लगा हुआ है ना, ये क्या कहते हैं इसको, साइन जो लगा हुआ है। एग्रीमेंट सर, ये क्या कहते हैं, फ्री में आ जाएगा इसे। नहीं नहीं नहीं, ये कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, ये जो वो लगा हुआ है ना ये। सही कह रहे हो तुम। अच्छा भाई, यहाँ पर आपके पास तीन रूल हैं। अगर आपको किसी लूप को, अभी हमने सीधा लूप लगाना सीखा है, यानी कि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू पे कैसे जाएंगे। अगर आपको बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू पे आना है तो यहाँ तीन रूल है। सबसे पहले इन दोनों की वैल्यूज को आपस में स्वैप कर दो। यानी कि 40 को, यानी कि जो आपने एंडिंग पॉइंट रखा है वो स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, यानी 40। और जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो क्या हो जाएगा, एंडिंग पॉइंट। दूसरा रूल, यहां पर इंक्रीमेंट कर रहे थे तो क्या कर दोगे, डिक्रीमेंट कर दोगे। तीसरा रूल, इस जो आपके पास ये जो ऑपरेटर है, अगर लेस देन लगाया तो ग्रेटर देन, ग्रेटर देन लगाया तो लेस देन हो जाएगा। बात समझ आ गई है। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल्स कर दिया। तो अब अगर आप देखोगे काउंटिंग, तो आपके पास उल्टी काउंटिंग चलेगी। बात समझ आई है। कितने रूल हैं, सबसे पहले वैल्यू स्वैप कर दो, इंक्रीमेंट को डिक्रीमेंट कर दो और साइन घुमा दो। अच्छा, यहां पर हमेशा याद रखो कि जब भी आप इंक्रीमेंट कर रहे हो, यानी कि सीधा लूप चला रहे हो, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अगर आपके पास क्या चल रहा है, लूप चल रहा है, तो आपके पास जो कंडीशन में सिंबल यूज होंगे वो आपके पास लेस देन और लेस देन इक्वल्स यूज होगा। क्या यूज होगा, लेस देन और लेस देन इक्वल्स। और अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू पे जा रहे हो, तो आप ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल्स का यूज करोगे। ये आपने याद रखना है। बात समझ आ गई है। ठीक है। तो ये दो चीजें, तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अब यहां पर एक चीज करते हैं, और वो ये है कि अगर मैं अभी फिलहाल के लिए इस स्टेटमेंट को यहां से हटा दूं, ठीक है, अभी मेरे पास कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ऐसा ही है, तो अब मैं जहां जाऊंगा तो आपके पास डॉक्यूमेंट पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अब यहाँ पर आप लोगों ने सबने मैथ्स के अंदर टेबल देखा, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, वो ऑन रिपीट चल रहा होता है। एक ही स्टेटमेंट दोबारा दोबारा रिपीट हो रही है, लेकिन मुख्तलिफ रिजल्ट्स के साथ आ रही होती है। ऐसा ही तो सर, ऐसा आउटकम क्या हम जनरेट नहीं कर सकते, कर सकते हैं, देखते हैं। अच्छा, वो हम लोग स्टेटमेंट लिखते कैसे, सबसे पहले हम लोग जो है ना लूप को थोड़ी देर साइड करके यहाँ पर हम लोग बाहर ही नॉर्मल तरीके से करके देखते हैं। यहाँ डॉक्यूमेंट के अंदर आया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया मैंने, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट करने के बाद सबसे पहले आप वो टेबल का नंबर लिखते हो जिसका आपको टेबल प्रिंट करना है। ऐसा ही है। उसके बाद आप लिखते हो मल्टीप्लाई, यानी एक्स का साइन लिखते हो। क्या लिखते हो, एक्स का साइन। उसके बाद आप वो नंबर जिससे आपको उस टेबल के नंबर को मल्टीप्लाई करना है, यानी 1। और उसके बाद इक्वल का साइन। और उसके बाद 3 और 1, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो लिखते हो, यानी कि 3 × 1। ऐसा ही है, 3 × 1 ऐसे लिखोगे ना। अच्छा, अगर हम इसको सही तरीके से करें तो मैं यहाँ एक वेरिएबल बना लेता हूँ टेबल नंबर नाम का, और उसके अंदर जिस भी नंबर का मैंने टेबल प्रिंट करना है वो रख दिया। मुझे 4 का टेबल प्रिंट करना है, तो मैंने उसमें क्या रख दिया, 4 रख दिया। अच्छा सर, हम कैसे प्रिंट करेंगे, आपको ये वाली स्टेटमेंट जो है वो रिपीट करनी है। तो इसको मैं अभी कमेंट कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे आए, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे आने के बाद सबसे पहले क्या लिखेंगे, टेबल नंबर होगा, जिसका टेबल प्रिंट कर रहे हैं वो हमने किस में स्टोर कर रखा है, टेबल नंबर में। सबसे पहले हमने लिख दिया टेबल नंबर, सही है सर, आपने कहा टेबल नंबर, तो आपके पास टेबल नंबर आ गया, आ गया। अब आपके पास टेबल नंबर तो स्टोर था एक वेरिएबल पे, अब आपके पास है एक्स का साइन। एक्स जो आपके पास आपने प्रिंट करना है, तो वो आप कैसे प्रिंट करोगे, यहाँ पर आप कॉमा या कॉन्केट यूज कर लोगे, और स्ट्रिंग के अंदर आपने लिख दिया एक्स। क्या लिख दिया, एक्स लिख दिया। यहाँ पर आए, और यहाँ पर आने के बाद देखोगे तो आपके पास एक्स आ रहा है। ठीक है। एक काम करते हैं, ये आपके पास कैपिटल हो गया, स्मॉल सही रहेगा। अब यहाँ है, और आप देख सकते हो अब आपके पास एक्स आ गया। ठीक है। ये होने के बाद उसके बाद आपने दोबारा कॉमा लगाया। अब यहाँ आपने फॉर एग्जाम्पल खुद से 1 लिख दिया, क्योंकि 4 वन जा करना है। ऐसा ही है, इसको थोड़ा इमेजिन करो। ठीक है। कॉमा लगाया, फिर से आपने इक्वल का साइन डाल दिया। क्या डाल दिया, इक्वल का साइन, और फिर कॉमा लगाया। अब यहाँ पे आपको टेबल नंबर और 1 को मल्टीप्लाई करना है, जब भी आपके पास वो रिजल्ट आएगा। ऐसे ही, तो यहाँ आपने किया टेबल नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1। मल्टीप्लाई आपको पता है स्टैटिक होता है प्रोग्रामिंग के अंदर, ये तो हमने दिखाने के लिए एक्स डाला है ना यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर है, यहाँ पर आओगे तो आपको 4 वन जा 4 मिल रहा है। ऐसा ही है। इसी चीज को अगर मैं रिपीट करूं और यहाँ पर मैं 2 कर दूं, और यहाँ पर भी मैं टेबल मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दूं, तो अब आपके पास क्या आएगा, 4 2 जा
फोर टू जा 8 आ रहा है। अब ये लाइन ब्रेक नहीं हुई, तो इस लाइन को ब्रेक करने के लिए हम इन दोनों के आखिर में दोबारा से कॉमा डाल के बी आर लिख देंगे। ठीक है। हाँ, सेमी कॉलन, नहीं सेमी कॉलन से लाइन ब्रेक थोड़ी होगी। ठीक है, एच टी एम एल है। तो अब यहाँ देख सकते हो आपके पास फोर टू जा क्या आ रहा है, 8। अब यहाँ पर आपको ये स्टेटमेंट जो है वो अगर 10 बार आपको टेबल प्रिंट करना है 10 तक, तो आपको ये 10 बार रिपीट करनी पड़ेगी। तो सर अगर मैं इसको 10 बार लूप में चला दूं तो, अब यहाँ पर एक बात गौर करनी है, अगर मैं इसको तुम्हें सही से दिखाऊं, अब गौर करना, बहुत गौर से देखना। अब ये पूरी स्टेटमेंट, अगर तुम ये जितनी 7 स्टेटमेंट मैंने लिखी है 7 तक, ठीक है, अगर इसमें तुम देखो, इसके अंदर टेबल नंबर हमेशा सेम है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी सेम है, एक्स का साइन भी, इक्वल का साइन भी, टेबल नंबर आपके पास आ जाएगा। अब यहां पर बी आर भी सेम है, इस इधर जो सिर्फ और सिर्फ आपके पास चेंज हो रहा है वो ये 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा ही है सिमिलर। जो टेबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर वो भी। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? अब इसको देख के क्या याद आ रहा है, लूप याद नहीं आ रहा? अगर मैं 1 से 10 तक लूप चला दूं तो, 1 से 10 तक काउंटिंग जा रही है ना, 1 2 3 4 5 6, एक एक के जम के साथ 1 से 10 तक लूप चला देता हूं मैं टेबल के लिए। अच्छा सर आपने कहा लूप चला दें, यहाँ पर है फॉर का लूप लगाया, मैंने एक वेरिएबल बना लिया आई नाम का, और उसके अंदर मैंने रख दिया 1 से स्टार्ट होता है टेबल, तो इनिशियल वैल्यू क्या होगी, 1। और कहाँ तक जाएगा, लेस देन इक्वल्स 10, लेस देन इक्वल्स टू 10, और आई प्लस प्लस हर दफा एक एक के जम के साथ जाएगा। बन गया सर 1 से 10 तक काउंटिंग। मेरे पास टेबल नंबर, जो मेरा टेबल है वो टेबल नंबर के वेरिएबल के अंदर मौजूद है, एक्स का साइन मैंने ऐसे लिख दिया, इक्वल का साइन मैंने ऐसे लिख दिया, और मेरे पास अब ये काउंटिंग भी आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये किस में आ रही है, आई में आ रही है। अब लूप के वेरिएबल के अंदर नहीं आ रही, 1 से चलेगा 10 तक हर दफा, और दफा वैल्यू इंक्रीमेंट होके आएगी। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 किस में आ रहा है, आई में आ रहा है। सब कुछ मिल गया। अगर मैं ये स्टेटमेंट कॉपी करूं और यहां पर पेस्ट करूं, पेस्ट करने के बाद इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं, नजर आ रहा है ना सबको, क्लियर? टेबल नंबर है एक्स है, इस दफा मैंने 1 नहीं लिखना सिर्फ, क्योंकि अगर मैं सिर्फ 1 लिखूंगा तो 10 दफा 1 ही आएगा। देखो अगर मैं तुम्हें ये दिखाऊं, तो यहाँ पर अच्छा ऊपर वाला हमें कमेंट करना पड़ेगा ताकि हम सही से देख सकें। ये हमने कमेंट कर दिया, यहाँ देखो, तो 10 दफा तुम्हारे पास देखो 4 1 जा 4 ही आ रहा है, देख रहे हो? चल तो 10 दफा रहा है, लेकिन 4 1 जा 4 आ रहा है। अब यहाँ पर सिर्फ एक चीज करने से आपका काम हो जाएगा, इस 1 की जगह आप लिख दोगे आई, क्योंकि हर दफा 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 किस में आ रहा है, आई के वेरिएबल के अंदर आ रहा है। किस में आ रहा है, आई के अंदर आ रहा है। तो मल्टीप्लायर भी आप किससे करोगे, टेबल नंबर को आई से करोगे। तो अब यहाँ आप देखोगे तो आपके पास 4 का टेबल आ गया। ठीक है, इस तरह आपको और भी यूज केसेस इसके नजर आएंगे आहिस्ते आहिस्ते। 20 लिखोगे 20 बार चलेगा, जितनी बार चलाना चाहो, बिल्कुल सही वैल्यूज आएंगी। ठीक है। अच्छा अब आप डायनेमिक टेबल प्रिंट करना चाहते हो, आपने कहा कि मैं जो टेबल बोलूँ वो, तो अब यहाँ मैंने स्टैटिक वैल्यू रखी है ना 4 टेबल नंबर में, इसको हम जो है ना कट करके नीचे रखते हैं। मैंने 4 के अंदर क्या लिखी है, स्टैटिक वैल्यू। अब मैं इसको प्रॉम्प्ट में लूंगा, किस में लूंगा, प्रॉम्प्ट में। अच्छा इसको मैं 20 का 10 कर देता हूँ क्योंकि बहुत लंबी लाइन हो जाएगी। और इसको मैं किस में रखूंगा, नंबर मेथड के अंदर रखूंगा प्रॉम्प्ट को, क्योंकि ये क्या है, एक नंबर है, आपको पता है। मैंने कहा एंटर करो टेबल नंबर, क्या प्रिंट करो, क्या एंटर करो, टेबल नंबर। वो जो भी टेबल नंबर देगा 5 10 20 जो भी आएगा वो किस में आ जाएगा, टेबल नंबर में, और वहां पे उसका टेबल यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। चेक करते हैं। यहाँ रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद मैंने 8 लिखा तो आपके पास 8 का टेबल आ गया। रिफ्रेश किया, मैंने 5 लिखा तो आपके पास किसका टेबल आ गया, 5 का आ गया। मैंने रिफ्रेश करा, 9 लिखा तो किसका टेबल आ गया, 9 का आ गया। बात समझ आ रही है? ठीक है, अब एक टास्क दूंगा मैं क्लास के अंदर और आपने करके देना।